Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, girls. Today we are going to do the 17th poem of your syllabus, that is the Delight Song. Right, the Delight Song is written by Scott Momaday, as you can see it. Now, first of all, let us have a bit of introduction of the poet first. Scott Momaday was born on 1934 in America, and his mother used to write different books, and that is why he has an interest in literature, right? And now look at his poem that is in front of you. The name of the poem is The Delight Song, and the name of the writer is, आप देख सकते हैं ये सामने, the name of the poem is The Delight Song, and the name of the writer is Scott Momaday, right? Now let's start this poem. Bismillahirrahmanirrahim. I am a feather on a bright sky. सबसे पहले हम इसको पैराफ्रेज करते हैं, उसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, राइट? आई एम अ फेदर ऑन अ ब्राइट स्काई. फेदर का क्या मतलब होता है? पर, यानी कि जो आप परिंदों के पर देखते हैं वो. फेदर का मतलब है पर. मैं नीले आसमान पे चमकता हुआ एक पर हूँ. आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन. प्लेन का मतलब वादिया, मैदान आता है, कि मैं एक ऐसा नीले रंग का घोड़ा हूँ जो कि मैदानों में दौड़ता हूँ. आई एम द फिश दैट रोल्स. मैं वो मछली हूँ जो कि गोल गोल घूमती है. शाइनिंग इन द वाटर. चमकती हुई पानी के अंदर. ठीक है, कि एक फिश है जो कि जब खुश है तो वो पानी में रोल हो रही है. आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड. मैं एक ऐसा साया हूँ जो एक बच्चे के पीछे पीछे भागता है. शेडो किसको कहते हैं? साया. ठीक है, और चाइल्ड का मतलब ऑब्वियसली आपको आता है. आई एम द इवनिंग लाइट. मैं शाम की रोशनी हूँ. द लस्टर ऑफ मीडोज. और चरागाहों की चमक हूँ. लस्टर कहते हैं चमक को, और मीडोज कहते हैं चरागाह को. ठीक है, चरागाह का मतलब होता है, चरागाह का मतलब होता है कि जिसमें जानवर खाने पीने के लिए जाते हैं, कैसा मैदान जिसके अंदर घास और हरियाली होती है. आई एम एन ईगल फ्लाइंग विद द विंड. कि मैं एक ईगल हूँ. ईगल इज द नेम ऑफ अ बर्ड. उकाब कहते हैं उर्दू में इसको. आई एम एन ईगल. मैं एक उकाब हूँ जो कि हवा के साथ खेलता हूँ. आई एम क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स. क्लस्टर कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो इकट्ठी हुई हो. यहाँ पर ढेर मतलब आएगा. बीड्स मोतियों को कहते हैं, कि मैं मोतियों का ढेर हूँ, या मोती जहाँ इकट्ठे हुए हैं. आई एम द फार्दरेस्ट स्टार. फार्दरेस्ट कहते हैं बहुत दूर के, कि मैं एक ऐसा सितारा हूँ जो बहुत दूर है. ठीक है, अब ये पहला स्टेंजा है जिसका हमने पैराफ्रेज किया है. कमिंग टू द सेकंड स्टेंजा. आई एम द कोल ऑफ द डॉन. डॉन कहते हैं सुबह के होने को, कि मैं सुबह की ठंडक हूँ. कोल्ड ठंड को कहते हैं, और डॉन सुबह को कहते हैं. आई एम रोरिंग ऑफ द रेन. रेन बारिश को कहते हैं, और रोरिंग का वैसे मतलब जैसे शेर का रोर करना होता है, ऊंची आवाज़ में बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बारिश की आवाज़ आएगा. आई एम ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो. ग्लिटर कहते हैं चमक को. क्रस्ट कहते हैं ऊपर वाली तह को. स्नो कहते हैं बर्फ़ को. बर्फ़ के ऊपर वाली जो तह है उसकी चमक हूँ. आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ मून इन अ लेक. कि मैं झील में चांद का अक्स हूँ. लेक झील को कहते हैं, मून चांद को कहते हैं. लॉन्ग ट्रैक का मतलब उसका अक्स है. आई एम अ फ्लेम ऑफ 4 कलर्स. फ्लेम शोले को कहते हैं. 4 कलर्स का मतलब कि आग के मुख्तलिफ जो रंग हैं. आई एम अ डियर स्टैंडिंग अवे इन द डस्क. आई एम अ फील्ड ऑफ समक एंड पोम ब्लांच. आई एम एन ईगल ऑफ गीज इन द विंटर स्काई. ठीक है, अब इसमें है आई एम अ हंगर ऑफ अ यंग वुल्फ. आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स.
आई एम अ डियर स्टैंडिंग अवे इन द डस्ट, कि मैं एक ऐसा हरन हूँ जो कि अंधेरे में खड़ा हुआ है। एंड आई एम इन अ फील्ड ऑफ समक एंड फूम ब्लांच, ये जगहों के नाम हैं। आई एम एन ईगल ऑफ गीज इन द विंटर स्काई, कि मैं सर्दियों के आसमान में एंगल हूँ, चमक हूँ, एक एंगल हूँ, एंजल हूँ सर्दियों के शाम में। आई एम अ हंगर ऑफ अ यंग वुल्फ, कि मैं एक भेड़िए की भूख हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीज़ों से वाबस्ता हूँ। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देख सकते हो कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द गॉड्स, कि मेरा इस दुनिया के बनाने वालों के साथ ताल्लुक अच्छा है। गॉड्स यहाँ प्लूरल यूज़ हुआ है, लॉर्ड्स भी आ सकता है, गॉड्स भी आ सकता है, बिकॉज दिस पोएम इज़ रिटन बाय ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम, तो इस वजह से वो ज़्यादा खुदाओं पे बिलीव करते हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, कि मैं इस ज़मीन के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल, और मेरा हर उस चीज़ के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है जो कि बहुत खूबसूरत है। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। नाउ गर्ल्स, यू हैव सीन कि दिस इज़ अ पोएम, दिस इज़ द पैराफ्रेज दैट आई हैव डन विद यू। अब हम इसके स्टैंजास को थोड़ा सा टच करते हैं कि आपने उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से करनी है। जो पहला स्टैंजा है, इसके अंदर राइटर हमें ये बता रहा है, वो अपने एक हैप्पी मूड को शो कर रहा है। ठीक है, ये थ्रू आउट द पोएम उसका हैप्पी मूड ही शो होता है। बीच में एक आधा एक दो लाइन्स इस तरह की हैं जिसमें थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड दिया गया है, लेकिन बेसिकली पोएम जो है वो हैप्पी मूड को शो कर रहा है कि जब वो खुश होता है तो वो उसका मूड किस तरह का है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई कि ओवरऑल ये पोएम जो है वो पोइट के हैप्पी मूड को शो कर रही है। ठीक है, फिर वो डिफरेंट तरह की सिमिलीज यूज़ कर रहा है, सिंबल्स यूज़ कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि वो खुश होता है तो वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। ये थ्रू आउट ऑल दीज थ्री मेन स्टैंजास ही इज गिविंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ही इज giving different symbols through which he is showing his happy mood, right? In the first stanza he is telling us कि आसमान में चमकता हुआ वो पर है, वो दरिया मैदानों में भागता हुआ घोड़ा है, वो पानी में चमकते हुए पानी में रोल होती हुई या घूमती हुई फिश है, वो मछली है, वो बच्चों के पीछे भागता हुआ एक साया है, वो मैदानों और चरागाहों की चमक है, वो एक काब है जो कि हवा के साथ खेलता है, वो मोतियों का ढेर है, और वो दूर आसमान पे चमकता हुआ एक सितारा है। ठीक है, इन ऑल दीज लाइन्स ही इज गिविंग अस डिफरेंट सिंबल्स थ्रू विच ही इज शोइंग हिज हैप्पी मूड. In fact, in the last line of the given stanza, he becomes a shadow that follows a child. Right? It is a symbol of, in fact, carefree and tension-free state of mind. In fact, he is saying that I am, when I am happy, yeah, if I am happy, so it means that I am free of tension. My mind is free of all tensions, and he is carefree. Now, poet is in happy mood, and that is why he is in harmony with the nature, and he is giving us different examples. Coming to the second stanza, सेकेंड स्टैंजा में वो हमें क्या बता रहा है, इसमें भी वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर दे रहा है, जिसके थ्रू वो ये बता रहा है कि उसका मूड बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे वो कहता है कि मैं सुबह की ठंडक हूँ, मैं बारिश की गरज हूँ, जब बर्फ़ पोश पहाड़ियों के ऊपर चमक पड़ती है या धूप पड़ती है तो उसकी मैं चमक हूँ। उसके बाद झील के अंदर शाम को ज़ाहिर है चांद रात में निकलता है, तो रात के टाइम में चांद का अक्स जब झील पे पड़ता है तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये आपने मुख्तलिफ वॉल पेपर्स में और मुख्तलिफ सीनरीज में भी देखा होगा कि वो खूबसूरती का एक सिंबल समझा जाता है। उसके बाद उसने कहा कि अगर शोला है तो इसके 4 रंग हूँ। उसने कहा कि मैं शाम के टाइम में खड़ा हुआ एक हरन हूँ, और इस तरह उसने ये 2 लाइंस दी हैं जो कि आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखी हुई बेसिकली, लेकिन ये भी इस पोएम का हिस्सा है। ठीक है, अब इस वाले सेकंड जो स्टैंजा है इसके अंदर वो हमें ये बता रहा है कि ही फील्स हिमसेल्फ लाइक एन ईगल, इन फैक्ट ही इज एंजॉयिंग द फ्रीडम ऑफ लाइट. He thinks that he himself as a collection of beads
or he thinks that he can be happy, or he consider himself that he's a star which is very far off, and star can be a symbol of age and curiosity, obviously, and he is considering himself that he is a cold nip of the morning and comforting, he is appealing. All these things can be used in the second stanza. In the second stanza, the words that you are going to memorize or keep in your memory, like he is using different metaphors, for example, of star, right, of dawn, of roaring of rain, and dusk. These are the different words that you have to remember while doing the explanation of these lines. Now coming to the last stanza, these two lines are not included in your syllabus, but these are included in this poem. आई एम हंगर ऑफ अ यंग वुल्फ, ये भी जो सेंटेंस है बेसिकली, देखें अगर एक भेड़िया को भी अगर भूख लगी हुई है तो ज़ाहिर है जो कुछ वो खाएगा वो खुश होके खाएगा ना, बहुत एंथुजियास्टिक होगा। तो इसमें नेगेटिव एलिमेंट ये है कि वो किसी चीज़ को खा रहा है बट उसके एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो इन एनी केस है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो स्टेंजा है उसमें वो कहता है कि यू सी आई एम अलाइव, आई एम एन अलाइव, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द गॉड्स, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, कि मेरा खुदाओं के साथ ताल्लुक़ अच्छा है, मेरा ज़मीन के साथ ताल्लुक़ अच्छा है, और हर उस चीज़ के ताल्लुक़ मेरा अच्छा है जो कि खूबसूरत है, ठीक है। अब इस बात को आप यूँ समझें कि दिस इज़ इनफैक्ट द थीम ऑफ दिस पोएम। ये क्या है? ये थीम है, जो लास्ट लाइन्स हैं दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इसमें वो क्या बता रहा है कि when you people feel happy, you feel happy when you are in good relation to the God, when you are in good relation to the environment, and that is why you feel alive and alive. It means कि हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमारा ताल्लुक़ अच्छा होता है, चाहे वो ताल्लुक़ हमारा अपने बनाने वाले के साथ हो या हमारा ताल्लुक़ अपनी इन्वायरमेंट के साथ हो। जब हम खुश होते हैं तो हमारा हर चीज़ के साथ रिलेशनशिप बेहतर होता है और हम हर चीज़ की खुशी को महसूस कर सकते हैं। नाउ दीज आर द एंडिंग लाइन्स एंड दीज आर इन फैक्ट द थीम ऑफ दिस पोएम, राइट। You can say the main purpose of this poem is not to show how happy he is. In fact, he is telling us that how a person can be happy, right? He is in good contact with the powerful things of nature. He is a part of beautiful scenes of nature. He is also part of the earth environment because he is saying us that he is in good relation to the earth and he is in good relation to the gods. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि थीम इस पोएम का ये बनता है कि हम उस वक्त जिंदा महसूस करते हैं, हम उस वक्त खुश महसूस करते हैं जब हमारा ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ बेहतर होता है, अपने बनाने वाले के साथ भी और इस दुनिया में मौजूद अपनी तमाम जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनके साथ भी। दिस इज़ द पोएम दैट वी हैव रेड, होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। तो हम इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच जी।